हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो के अंदर अध्याय 3 संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक के प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके अंदर हम अभ्यास प्रश्नों के उत्तर करेंगे, साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस पाठ से बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके उत्तर लिखेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने एक प्रश्न पूछा था, उसका भी जवाब अंत के अंदर दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कुछ रेसे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? तो उत्तर होगा क्योंकि कुछ रेसे रसायनों द्वारा कल कारखानों में बनाए जाते हैं, इसलिए उन्हें संश्लेषित रेसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसका रूप रेशम के समान होता है, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ख, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, संश्लेषित रेसे खाली जगह अथवा खाली जगह रेसे भी कहलाते हैं। तो किस प्रकार के रेसे कहलाएंगे? तो संश्लेषित रेसों को कृत्रिम या मानव निर्मित रेसे कहते हैं। तो खाली जगह में एक में कृत्रिम रेसे और दूसरे में मानव निर्मित रेसे लिख देंगे। ख, संश्लेषित रेसे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो खाली जगह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो आंसर आ जाएगा पेट्रो रसायन। अगला ग, संश्लेषित रेसों की भांति प्लास्टिक भी एक खाली जगह है। तो क्या है? बहुलक। तो खाली जगह में क्या आ जाएगा? बहुलक। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशों की प्रबलता दर्शाती हैं। उत्तर, पैराशूट, तंबू, कारों के सीट के पट्टे यानी कि सीट बेल्ट, ये आपके आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 5, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ लिखिए या फिर बताइए। तो आंसर होगा जिसके अंदर फर्स्ट लाभ होगा, प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता, इसलिए यह खाद्य पदार्थों के लिए संचयन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। दूसरा, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है, ये भी इसका लाभ है। तीसरा लाभ हो जाएगा, प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए खाद्य पदार्थों को इनमें कुछ समय के लिए गर्म व ताज़ा रखा जा सकता है। ये किसके संदर्भ में? खाद्य पदार्थों के संदर्भ में ये प्लास्टिक के लाभ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो अंतर लिखेंगे आप, सारणी बना के लिख सकते हैं इसको। एक तरफ लिखेंगे थर्मोप्लास्टिक और दूसरी तरफ लिखेंगे थर्मोसेटिंग। पहला अंतर होगा, थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से विकृत नहीं होते हैं। दूसरा अंतर हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक को पिघलाकर अलग रूप में ढाला जा सकता है, जबकि थर्मोसेटिंग को एक बार सांचे में ढाल लेने के बाद बदला नहीं जा सकता है। तीसरा अंतर हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक नरम होते हैं जबकि थर्मोसेटिंग अपेक्षाकृत कठोर होते हैं। चौथा अंतर, थर्मोप्लास्टिक की ऊष्मा सहन करने की क्षमता कम होती है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ऊष्मा सहन करने की क्षमता अधिक होती है। फिर इसके उदाहरण लिख देंगे। उदाहरण आ जाएगा, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण पॉलीथीन और पीवीसी, और जहां बात करते थर्मोसेटिंग की उसका उदाहरण हो जाएगा बेकेलाइट और मेलेमाइन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। तो क्या बनाए जाते हैं निम्नलिखित में से, यानी निम्नलिखित क्या है? एक तो डेगची के हत्थे यानी कि बर्तनों के हत्थे, और दूसरा ख है विद्युत प्लग, स्विच और प्लग बोर्ड, और वो भी किसके बनाए जाते हैं? थर्मोसेटिंग के। तो थर्मोसेटिंग के कैसे क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे आप। उत्तर, डेगची को चूल्हे पर गर्म करने पर धातु का हैंडल गर्म हो जाता है। अगर डेगची के धातु का जो हैंडल लगाया हुआ है तो वो गर्म हो जाएगा, जिससे हमारा हाथ है जल सकता है। तो हाथ को जलने से बचाने के लिए हैंडल पर ये जो थर्मोसेटिंग है
उस प्लास्टिक को लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ऊष्मा का कुचालक होता है, उसके अंदर से ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती और वो हैंडल गर्म नहीं होता। हैंडल को ही क्या कहते हैं? हत्ता कहते हैं। तो हत्ता गर्म नहीं होगा तो हमारा हाथ नहीं जलेगा, इसलिए डेक्सी के हत्ते थर्मोसेटिंग के बनाए जाते हैं। दूसरा इसमें ख, इसका आंसर कैसे देंगे? उत्तर, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से विद्युत प्लग स्विच या प्लग बोर्ड गर्म होकर पिघल न जाए, इसलिए ताप दृढ़ प्लास्टिक अर्थात थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं कुचालक, लेकिन कुचालक क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कुचालक तो जो थर्मो प्लास्टिक होता है वो भी होता है, तो उसको भी तो लगा सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग को ही क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये ताप दृढ़ होता है, साथ ही साथ में कुचालक भी होता है। इस तरह से 7वें प्रश्न का आंसर आप लिख देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं में वर्गीकृत कीजिए। कुछ आपके यहाँ पर नीचे की तरफ में पदार्थों के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ और विद्युत स्विच। इनको 2 कैटेगरी के अंदर बांटना है। पहली कैटेगरी हम बनाएंगे पुनः चक्रित किए जा सकने वाले पदार्थ, यानी जिनको एक बार डालने के बाद दूसरी बार भी उसे परिवर्तित किया जा सकता है, इसको रिसाइकिल किया जा सकता है। तो इसमें लिखेंगे हम प्लास्टिक के खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ। तो ये हो जाएगी पुनः चक्रित किए जाने वाले पदार्थ। और फिर है पुनः चक्रित नहीं किए जाने वाले पदार्थ, तो बचे हुए हो जाएंगे जैसे कि टेलीफोन यंत्र जो कि कठोर दृढ़ होता है, कुकर के हत्थे, प्लास्टिक के कटोरे और विद्युत स्विच। ये हो जाएंगे आपके पुनः चक्रित नहीं किए जाने वाले पदार्थ। प्रश्न नंबर 9। 9वां प्रश्न है, राणा गर्मियों के लिए कमीज खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो आप सलाह कैसे देंगे? तो आंसर लिखेंगे, राणा को गर्मियों में सूती कमीज खरीदनी चाहिए। क्यों खरीदनी चाहिए? क्योंकि सूती के वस्त्र पसीने को सोख कर शरीर को ठंडा रखते हैं, जबकि संश्लेषित रेशे पसीने को उतना नहीं सोख पाते जिससे शरीर को गर्मी लगती है। और हम गर्मियों में क्या शरीर को ठंडा रखना चाहते हैं, और ठंडा रखने के लिए हमें सूती कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो राणा को कैसे कपड़े खरीदने चाहिए? सूती कमीज खरीदने चाहिए। प्रश्न नंबर 10। उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। तो इसके लिए उत्तर होगा, सर्वप्रथम एक टुकड़ा लोहे का तथा दूसरा टुकड़ा प्लास्टिक का लेंगे, दोनों को पानी से भिगोकर खुली हवा में रख देंगे या वर्षा ऋतु में बाहर रख देंगे। कुछ दिनों बाद देखते हैं लोहे पर जंग लग जाता है, जबकि प्लास्टिक पर कोई जंग नहीं लगता है। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि प्लास्टिक की प्रकृति है वो असंक्षारक है, जिसके ऊपर जंग नहीं लगता है वो पानी से खराब नहीं होती। अगला है प्रश्न नंबर 11। क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सूक यानी कि ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के बने होने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देंगे, दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सूक यानी कि ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के नहीं बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रश का हैंडल दृढ़ होना चाहिए, इसलिए इसे थर्मोसेटिंग से बनाया जाता है, जबकि सूक यानी ब्रिस्टल कोमल होना चाहिए, इसलिए इसे नायलॉन के रेशों से बनाया जाता है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रश को प्लास्टिक से और इसके जो सूक होते हैं उसको नायलॉन के रेशों से यानी रेशों से बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12। जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। तो सलाह देंगे, उत्तर में लिखेंगे, प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्ष लग जाते हैं, यानी जो प्लास्टिक है वो अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है। यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर अपघटित नहीं होता है तो पर्यावरण हितैषी नहीं होगा। यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में लंबा समय ले लेता है। इस क्रम में यह भारी मात्रा में विषैली गैस उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषण करता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। उसके स्थान पर कपास या जूट के बने हुए थैलों का उपयोग करना चाहिए। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय
अपशिष्ट पदार्थों को अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए और इसका निस्तारण करना चाहिए। इसलिए जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से सही मिलान करिए। तो कॉलम ए के अंदर जो दिए हुए हैं कुछ शब्द दिए हुए हैं, वाक्य खंड बी में मिलान करना है जो कॉलम है उसमें। तो यहाँ पर पहला है पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर इसमें किससे मिलान किया जाएगा? तो बी के अंदर कॉलम में देखिए काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है, या फिर पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है, या फिर ना चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग लाया जाता है, या फिर कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। तो पॉलिस्टर होता है जिसके अंदर कपड़े के अंदर आसानी से बल नहीं पड़ते। तो इसका हम मिलान किससे कर देंगे? इसका हम मिलान करेंगे कपड़ों में आसानी से बल नहीं पड़ते। इसका हम लास्ट वाले से मिलान कर देंगे। उसके बाद में टेफ्लॉन आएगा। टेफ्लॉन क्या होगा? टेफ्लॉन आएगा आपके ना चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोगी है। तो नॉन स्टिक जो तवे होते हैं इसकी जो नीचे की परत होती है वो टेफ्लॉन की बनी होती हैं। फिर आता है रेयॉन। तो रेयॉन का किससे मिलाप हो जाएगा? काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है रेयॉन। फिर नायलॉन लास्ट में बचा है। तो नायलॉन के पैराशूट बनाए जाते हैं और मोजे बनाए जाते हैं। इस तरह से आप कॉलम ए को कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से मिलान कर देंगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। टिप्पणी कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, संश्लेषित रेशों का निर्माण उद्योगों में किया जाता है जबकि प्राकृतिक रेशे वनस्पति से प्राप्त होते हैं। यदि वनस्पति से प्राप्त रेशों का उपयोग करेंगे तो वनस्पति को काटना पड़ेगा, और यदि उसके स्थान पर हम संश्लेषित रेशों का उपयोग करते हैं तो वनस्पति को काटना नहीं पड़ेगा, जिससे कि वनस्पति यानी कि वनों का संरक्षण हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में क्या हो रहा है? सहायक हो रहा है। प्रश्न नंबर 15, यह प्रदर्शित करते हुए एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक हैं। तो उत्तर में क्या करेंगे हम? सर्वप्रथम हम विद्युत परिपथ बनाने के लिए बैटरी, विद्युत तार और छोटा बल्ब और स्विच लेंगे। परिपथ में स्विच को हटाकर उसके स्थान पर प्लास्टिक के टुकड़े का उपयोग करेंगे। स्विच से लगे दोनों तारों को प्लास्टिक के टुकड़े से स्पर्श कराएंगे। परिपथ में लगा बल्ब नहीं जलता है तो हम कहेंगे कि थर्मोप्लास्टिक है, विद्युत का कुचालक है। अब इसको प्रयोग के द्वारा समझ लीजिए। ये डायग्राम है, इसके अंदर देखिए ए के अंदर उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले परिपथ बनाया। अब परिपथ में यहाँ जो लोहे की वस्तु लगी है, यहाँ पर क्या था? स्विच दिया हुआ था। अब लोहे की वस्तु यहाँ पर लगाई है तो बल्ब क्या है? जल रहा है। ये पूरा परिपथ है जिसके अंदर ये लाल, इधर ये भी तार है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये भी तार है, और यहाँ पर ये बैटरी है। तो इस बैटरी से संयोजित करके बल्ब को जलाया है, जहाँ का ये स्विच की जगह हमने लोहे की वस्तु लगाई है। अब लोहे की वस्तु क्या है? विद्युत की सुचालक होती है, जैसे कि ये बल्ब जल गया। अब इस लोहे की वस्तु को हटाकर, जैसे कि आप दूसरे डायग्राम में देख रहे हैं, अब सेम का सेम है। इसमें क्या किया हमने? इस लोहे की वस्तु को हटाकर उसकी जगह प्लास्टिक की वस्तु लगा दी। यानी इन दोनों तारों के सिरों को हम प्लास्टिक से स्पर्श कराएंगे तो बल्ब है नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? क्योंकि ये प्लास्टिक है वो विद्युत का कैसा है? कुचालक है। तो इस प्रयोग से हम कह सकते हैं कि विद्युत जो थर्मोप्लास्टिक है वो विद्युत का कुचालक हैं, जिसके अंदर से विद्युत धारा नहीं बहती है। ये हो गए आपके अभ्यास प्रश्न। अब हम बात करते हैं पाठ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा के अंदर भी आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। बहुलक का क्या अर्थ है? तो उत्तर होगा, बहुलक अंग्रेजी का पॉलीमर शब्द है। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों यानी पॉली तथा मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ होता है अनेक तथा मर का अर्थ होता है भाग या इकाइयाँ। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सारी इकाइयों के दोहराने से बना है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पॉलीमर क्या है? बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है, वो बहुलक कहलाता है। अगला क्वेश्चन,
कृत्रिम रेशम के नाम से किस संश्लेषित रेशे को जाना जाता है? तो उत्तर होगा रेयॉन को कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न होगा प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? संपूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा नायलॉन है। फिर अगला सवाल पीईटी का पूरा नाम बताइए। तो उत्तर होगा पीईटी बराबर पॉलीएथिलीन टेरथेलेट, ये इसका पूरा नाम होगा। फिर है प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। तो उत्तर होगा प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। बहुत इजी है। फिर अगला सवाल पीवीसी का पूरा नाम बताइए। तो उत्तर होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का पूरा नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर कौन से प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है? तो उत्तर होगा आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलेमाइन प्लास्टिक की परत होती है, वो चढ़ी होती है। फिर नेक्स्ट सवाल है नॉन स्टिक बर्तनों की तली में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा टेफ्लॉन प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है, किसमें? नॉन स्टिक बर्तनों की तली पे। नेक्स्ट सवाल है रसोई घर में काम करते समय पॉलिस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनने चाहिए? तो उत्तर होगा पॉलिस्टर से बने वस्त्र जल्द ही आग पकड़ लेते हैं, इसलिए रसोई घर में पॉलिस्टर के कपड़ों की जगह सूती के कपड़े पहनना उचित रहता है। फिर अगला सवाल आएगा संश्लेषित रेशों के गुणधर्म लिखिए। तो आंसर लिखेंगे यह प्राकृतिक रेशों से अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। दूसरा, यह शीघ्रता से सूख जाते हैं। तीसरा, इनका रख रखाव आसानी से किया जाता है, इनके अंदर कीड़े नहीं पड़ते आसानी से। फिर अगला है संश्लेषित रेशे से बने कपड़ों में सलवटें नहीं पड़ती। अंतिम इसका गुणधर्म संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों से मजबूत, चिरस्थायी और प्रत्यास्थ होते हैं। फिर अपना नेक्स्ट सवाल पर्यावरण को प्लास्टिक से प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो उत्तर में लिखेंगे पहला पॉइंट प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़कों पर नहीं फेंकनी चाहिए। दूसरा, खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाना चाहिए। तीसरा, प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने वाले डिब्बों का प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए। फिर अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल अपना प्लास्टिक के गुणधर्म लिखिए। पहले रेशों के गुणधर्म थे, उसके बाद में हम प्लास्टिक के गुणधर्म लिखेंगे। उत्तर, प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते अतः प्लास्टिक अभिक्रियाशील यानी अनअभिक्रियाशील। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील होते हैं, यानी कि जल और वायु के साथ अभिक्रिया करके कोई रिएक्शन या अन्य पदार्थ नहीं बनाते। दूसरा है प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। फिर तीसरा जो पॉइंट रहेगा हमारा प्लास्टिक कुचालक यानी कि विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। अंतिम प्रश्न है 5R सिद्धांत क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे 5R सिद्धांत का अर्थ है, पहले R का मतलब हो गया इसमें 5R का यानी 5 बार R, 5 बार यानी R का पहले R का मतलब हो गया रिड्यूस यानी उपयोग कम करना। दूसरे R का मतलब हो गया रीयूज यानी पुनः उपयोग करना। तीसरे R का मतलब रिसाइकिल यानी पुनः चक्रित करना। चौथे R का मतलब रिकवर यानी पुनः प्राप्त करना। और अंतिम 5वें R का मतलब होता है रिफ्यूज यानी कि उपयोग ना करना। किसके बारे में? ये है प्लास्टिक के बारे में है। अब हमारा अंतिम सवाल आता है, यानी कि आपको पूछे जाएगा ये सवाल और आप इसका उत्तर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। उससे पहले हम पिछले वीडियो का जो प्रश्न है उसका आंसर देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का प्रश्न है भारत में कोरोना की वैक्सीन के नाम बताइए। तो 2 वैक्सीन है जिसका नाम है, पहले का नाम है कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन। तो ये 2 वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये भारत के अंदर बनी कोरोना की वैक्सीन है। अब आते हैं हमारे आज के सवाल पर। आज का सवाल है कपास बहुलक किन इकाइयों से मिलकर बना होता है? उस इकाई का नाम बताना है। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।